पैरेलल हो, मींस जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों पैरेलल हो, तो बिना डेविएट हुए चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि कोई मैग्नेटिक फोर्स बनता ही नहीं क्यू वी क्रॉस वी। फिर अपन ने देखा जब वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो, मींस वी और बी दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, तो कैसा पाथ लेता है चार्ज पार्टिकल, वो अपन ने देखा क्या सर्कुलर पाथ करता हुआ उसी रीजन में घूमता रहता है, या फिर रीजन छोटा होता है तो बाहर निकल आता है, कितने एंगल पर आता है, ये सब अपन ने कैलकुलेट किया। अब अपन बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड, व्हेन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एट सम एंगल। देखते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे सपोज करिए कि अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मान ली। अब एक चार्ज पार्टिकल को Q को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर फेंका। कितना एंगल बनाकर? थीटा। ये V वेक्टर। तो देखिए V का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा V cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज V sin थीटा। इसको मैं पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकता हूं और इसको मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए क्या कि जो V है और जो B है वो दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सॉरी एक एंगल पर है थीटा पे। ठीक है, क्योंकि V क्या है? हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पे, और B हॉरिजॉन्टल है, तो V और B दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर है। अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट जो B के पैरेलल है V cos थीटा, ये V cos थीटा तो घुमाने में कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि घुमाने में अगर V और B दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गए तो वो पार्टिकल घूमता नहीं है, वो सीधा उसी डायरेक्शन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि क्यू वी क्रॉस वी जीरो आता है। V sin थीटा के बारे में देखें तो V sin थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पार्टिकल इन अ सर्कल। देखिए क्यों? क्योंकि V ऊपर है, ठीक है, और B इधर है, तो V क्रॉस B, V ऊपर B आगे के साइड, तो V क्रॉस B इनसाइड, मींस जो सर्कल है उसका सेंटर किधर है? अंदर के साइड। तो हमारा पार्टिकल आगे तो जा ही रहा होगा, किसके वजह से? V cos थीटा की वजह से, और वो घूम भी रहा होगा किसके वजह से? V sin थीटा की वजह से। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ड्यू टू V sin थीटा। पार्टिकल मूविंग towards B direction due to V cos थीटा। आगे ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? V cos थीटा। घुमाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? V sin थीटा। तो ये पार्टिकल घूमते हुए आगे जाएगा, क्योंकि घूम भी रहा है और आगे की तरफ वेलोसिटी V sin थीटा भी, तो चलेगा भी सही। तो एक्चुअल में ये पार्टिकल इस टाइप से जाएगा, ऐसे सर्कल कर रहा है। देखिए ऐसे सर्कल कर रहा है, और ऐसे समझिए इस सर्कल को अपन ने धक्का दे दिया V cos थीटा से, तो ये सर्कल करता हुआ ऐसे आगे की तरफ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली जो इसका पाथ है वो पाथ होगा हेलिकल। कैसा पाथ है? हेलिकल पाथ। मैं आपको डिफरेंस बता दूं हेलिकल पाथ और स्पाइरल पाथ में। स्पाइरल पाथ ऐसा होता है जिसमें रेडियस कम या ज्यादा होती है, दिस इज स्पाइरल। हेलिकल पाथ जिसमें रेडियस कांस्टेंट होकर पार्टिकल आगे की तरफ मूव करता रहता है, ठीक है, सर्कल करता हुआ आगे मूव करे, दिस इज हेलिकल पाथ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर्कल में घुमाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, तो आप क्या बोलेंगे? V sin थीटा। आगे ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? दिस इज V cos थीटा। तो एक बात बताइए, हमारे इस सर्कल की जो रेडियस होगी, रेडियस क्या वो mv बाय क्यूबी होती है? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? mv परपेंडिकुलर बाय क्यूबी, mv बाय क्यूबी।
और अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ जो पार्टिकल एक कंप्लीट टर्न करते, सर्कल का एक कंप्लीट राउंड करने पर कितना आगे चला गया, दिस इज नॉन एज पिच. पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, बिटवीन टू सर्कल. कैसे कि पार्टिकल सर्कल करता हुआ आगे जा रहा है, तो एक राउंड में जब एक टाइम पीरियड हुआ तब तक उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, लेकिन इतनी देर में वो कितना आगे चला गया, दैट इज पिच. तो पिच क्या होगा हमारे पास, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड t. तो v पैरेलल कितना है अपने पास, v cos थीटा इंटू t कितना है अपने पास, t कितना होता है 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाय क्यू बी. ठीक है, दैट इज पिच. तो ये था जब अपन के v और b क्या हो, एक दूसरे से किसी एंगल पर हो. इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं. बाहर की तरफ. अब अपन को इसके बारे में पूरी स्टडी करनी कि सर्कुलर प्लेन कौन सा होगा, किसी टाइम में कितना कोऑर्डिनेट या क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके, ये सब इसके बारे में बात करें. तो देखिए v का जो कंपोनेंट ऊपर आया वो कंपोनेंट आया v cos 37 और इधर कंपोनेंट आया v sin 37. v cos 37 ऊपर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल एंड v sin थीटा जो है वो घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल. तो देखिए v क्रॉस b, दिस इज आउटसाइड. ठीक है, आउटसाइड मीन्स जो हमारे सेंटर आया है सर्कल का वो बाहर की तरफ आया है, v इधर b ऊपर, तो v क्रॉस b इज आउटसाइड. दैट मीन्स हमारा पार्टिकल जो है सर्कल अगर इधर आया है तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे. समझ में आ रही है बात. मीन्स अगर मैं बात करूं तो इसका सर्कल ऐसा होगा, ठीक है. सर्कल में इधर x, सामने आपकी तरफ y, आपकी तरफ z और ऊपर y. तो सर्कल का प्लेन हो गया अपने पास ये प्लेन. ठीक है, और ये प्लेन कौन सा हुआ, xz. दैट मीन्स इट इज मूविंग इन xz प्लेन एंड आल्सो मूविंग इन y डायरेक्शन बिकॉज इट हैज v cos 37. इसके पास एक कॉम्पोनेंट है v cos 37 जो इसको ऊपर ले जा रहा होगा. तो अगर मैं बोलूं क्या ये पार्टिकल इधर ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन से प्लेन में घूम रहा है, प्लेन ऑफ सर्कल इज xz. ठीक है, और अगर इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया जाए तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे,
सेंटर कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास क्या, इधर है सेंटर, ऐसे घुमा, इधर गया, वापस इस ओरिजिन को क्रॉस करके जाएगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे अपने पास दिस इज रेडियस आर, तो रेडियस आर हो गया, मीन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए एक्जेक्ट प्लेन में जेड एक्सिस पे आएगा सेंटर 0, 0, जेड एक्सिस पे सेंटर कितनी दूरी पर, एम वी साइन 37 डिग्री अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो अब ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, समझ में आ रही है बात, स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ, कुछ इस टाइप से। स्पाइरल पाथ, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो यहां पर किसी भी टाइम टी में ये y में कितना चलेगा, y कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू v cos 37 इंटू टी, ठीक है। और अगर मैं इस एग्जैक्ट प्लेन को अगर बात करूं एग्जैक्ट प्लेन की, तो एग्जैक्ट प्लेन अगर ऐसा है तो देखिए इस एग्जैक्ट प्लेन को उठाकर सामने बनाइए, कैसे, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, क्योंकि पार्टिकल यहां पर है एक्स पर, ऐसे घूमकर वापस एक्स पर, तो ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऊपर जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट प्लेन में है, वाई में ऊपर जा रहा है, लेकिन वो ओरिजिन के उस साइड नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि हमने जहां से फेंका उसको क्या माना है, ओरिजिन। तो सेंटर अगर इधर है तो सेंटर के आगे उतने तक जाएगा। तो अगर मैं इसी एक्सिस को उठाकर एक्जेड को अगर यहां पर बना दूं तो एक्जेड ऐसा बनेगा, पार्टिकल यहां से फेंका गया है कितने से, v साइन 37 डिग्री एंगल से, तो किसी भी टाइम टी में कितना घूम जाएगा, दिस इज सेंटर ओमेगा टी, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज, ये हो गया अपने पास कि किसी भी टाइम टी में कितना घूम गया, दिस इज रेडियस आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और एंड वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट इज सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट इज, यहां पर ये पहुंचा है एक्स पे, तो ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी, आर साइन ओमेगा टी, एंड जेड कोऑर्डिनेट इज आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि जेड में यहां पर है पार्टिकल, यहां पर अगर पहुंचा तो ये जेड में यहां पर है इतनी डिस्टेंस, ठीक है। इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर साइन ओमेगा टी, ये वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो ये पूरा किसी एंगल पे फेंका गया हो पार्टिकल का एक इलस्ट्रेशन, जिसमें अपन ने देखा प्लेन कौन सा है, ठीक है। ओरिजिन आपको गिवन होगा कि कहां से फेंका गया है, कहां पे ओरिजिन है एक्स वाई जेड प्लेन में, तो उन सब के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले प्लेन डिसाइड करें कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, और कौन सी एक्सिस के अलोंग ये अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ऊपर जाता जा रहा है। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा क्या कि वाई एक्सिस में ये ऊपर जा रहा था, और सर्कल कौन से प्लेन में कर रहा था, एक्जेक्ट प्लेन में। तो एक्जेक्ट प्लेन में सबसे पहले सेंटर डिसाइड करें, सेंटर के बाद वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। जैसे अपन ने जब पार्टिकल सिर्फ सर्कल कर रहा था तो अपन ने प्लेन डिसाइड करके उनके कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, वैसे ही अपन ने ये कोऑर्डिनेट्स लिखे। बस एक कोऑर्डिनेट और क्या आ गया कि ये वाई में भी मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट है, उसके वजह से वाई कोऑर्डिनेट भी अपन ने किसी भी टाइम टी के फंक्शन के अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। इसको नोट करिए।
नाउ नेक्स्ट इज लॉरेंट्ज फोर्स। देखिए लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट कैरिंग वायर ले लिया इनफाइनाइट, एक क्यू चार्ज को यहां से फेंका ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर के साइड, तो V क्रॉस B किधर आएगा, इस साइड, मीन्स ये ऐसे डेविएट होगा, ठीक है, V क्रॉस B दिस। तो बेसिकली अगर अपन बात करें कि जब अपन ने इसको V स्पीड दी, V स्पीड देकर इसको फेंक दिया ऊपर, तो ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डेविएट हो गया, ठीक है। तो अपन ने बोला कि अगर इसके डेविएशन का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगा जिसके वजह से ये डेविएट हो गया। तो वो एक ऐसा फील्ड था जो स्पीड बढ़ा नहीं सकता था, सिर्फ डेविएट कर सकता है। लेकिन सपोज करिए कि इसको ही देखने वाले, चार्ज को देखने वाले दो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर 1, ठीक है, जो ग्राउंड पर खड़ा है, और एक ऑब्जर्वर 2 जो उसी एक लिफ्ट में बैठा है जो कि V से जा रही है। तो देखिए अपन ये बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अपन क्या बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स कि FM इक्वल टू Q V क्रॉस B। ऑब्जर्वर 1 तो सही बोल रहा है क्या एकदम कि इसके पास V है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो फोर्स लगा, फोर्स की वजह से डेविएट हो गया। लेकिन ऑब्जर्वर 2 के लिए अगर बात करें तो V तो 0 है। ऑब्जर्वर 2 क्या बोलेगा कि चार्ज के पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर 2 को ये डेविएट होता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली यहां पर लॉरेंट्ज फोर्स अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका मतलब होता है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रहना पॉसिबल नहीं होती। मीन्स अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी फील्ड में रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी। लेकिन हम स्टडी उसकी करते हैं या उसी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है या जो डोमिनेट करती है। तो अपन ने बोला कि ऑब्जर्वर 1 के फ्रेम में यहां पर जो फील्ड डोमिनेट कर रही है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑब्जर्वर 2 के लिए ये पार्टिकल डेविएट हुआ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर 2 के लिए मैग्नेटिक फोर्स 0 है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये ऑब्जर्वर 2 इसके डेविएशन का रीजन क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है, F लॉरेंट्ज फोर्स इज Q E वेक्टर प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम ही लॉरेंट्ज फोर्स है। मतलब लॉरेंट्ज फोर्स के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज Q है ये डेविएट हो रहा है, इसके डेविएशन का रीजन इस फ्रेम के लिए मैग्नेटिक फील्ड है और इस फ्रेम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन्स क्योंकि इसका डेविएशन होना है, और अगर इसका डेविएशन होना है तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स होगा। और लॉरेंट्ज फोर्स में अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पे लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है, तो अगर इसके फ्रेम में मैग्नेटिक फोर्स 10 न्यूटन आ रहा है तो इसके फ्रेम में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ रहा होगा, 0। और अगर इसके फ्रेम में मैग्नेटिक फोर्स 0 आ रहा है तो इसके फ्रेम में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ रहा होगा, 10 न्यूटन। तो बेसिकली उनका सम कांस्टेंट है। सम किसके बराबर, लॉरेंट्ज फोर्स के बराबर। तो बेसिकली मैं ये बात कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर डिपेंड ऑन फ्रेम। अगर मैं यहां से देखता हूं ऑब्जर्वर 2 से, तो मेरे को यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स नजर आता है, मैग्नेटिक फोर्स नजर नहीं आता। मैं ऑब्जर्वर 1 के फ्रेम में देखता हूं तो सिर्फ मुझे मैग्नेटिक फोर्स नजर आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स नजर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स तो उस पर सेम ही लगा, दोनों के लिए डेविएशन सेम आया। तो फोर्स अगर सेम लगा तो रीजन अलग अलग क्यों? एक्चुअल में बोथ फोर्सेज आर डिपेंड ऑन फ्रेम, बट लॉरेंट्ज फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। क्यों? क्योंकि अगर ये बोल रहा है डेविएट हुआ तो ये भी बोल रहा है डेविएट हुआ, ये बोल रहा है 10 न्यूटन तो ये भी बोल रहा है 10 न्यूटन। दैट मीन्स बोलने का तरीका अलग अलग, लेकिन क्या जो रिजल्टेंट है वो एकदम दोनों के लिए क्या होंगे, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर डिपेंड्स ऑन फ्रेम, कि दोनों फ्रेम पे डिपेंड करते हैं, बट लॉरेंट्ज फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ
फ्रेम मीन्स इस पे लगने वाला टोटल लॉरेंट फोर्स कांस्टेंट है। फिर चाहे आप कहीं से भी देखो तो आपके लिए हो सकता है किसी फ्रेम से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाए, किसी फ्रेम से मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाए। तो बेसिकली लेकिन उस पे लगने वाला रिजल्टेंट लॉरेंट फोर्स मीन्स लॉरेंट फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम कांस्टेंट है, बट लॉरेंट फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हम पहले भी कई बार कर चुके हैं टेंशन इन ए रिंग कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें आता है क्या कि टेंशन इन ए रिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट आर डी थीटा कैलकुलेट करते हैं, एंगल कितना बनता है, बहुत छोटा। जैसे सपोज करिए कि रिंग है, ठीक है, रिंग में करंट फ्लो हो रही है, ऐसे आई करंट, रेडियस आर, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो देखिए एल क्रॉस बी ऊपर, एल क्रॉस बी इस साइड, मीन्स अगर मैं बोलूं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे लग रहा होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स ILB। तो देखिए ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स रिंग को क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसकी रेडियस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो रिंग में क्या डेवलप हुई, अंदर एक टेंशन। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, देखिए कैसे कि अपन ने रिंग को ब्रेक किया, ये डी थीटा बाई 2 और ये भी डी थीटा बाई 2, तो ये लेंथ कितनी आई, आर डी थीटा। ठीक है, टेंशन कितनी इधर T, इधर भी टेंशन कितनी T। पहले भी अपन इस टाइप की प्रॉब्लम कर चुके हैं। ये एंगल डी थीटा बाई 2 तो ये भी डी थीटा बाई 2, तो कितना आएगा T कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर कितना T साइन डी थीटा बाई 2, और इधर भी कितना T साइन डी थीटा बाई 2, इस साइड कितना T कॉस डी थीटा बाई 2। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अगर ये एलिमेंट बहुत छोटा है तो मैग्नेटिक फोर्स जो बाहर लग रहा है वो कितना होगा, F मैग्नेटिक, I करंट कितनी है I, अपन ने एलिमेंट कितना लिया है R डी थीटा क्रॉस B, लेकिन R डी थीटा और B के बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि अगर छोटा सा एलिमेंट है तो करंट DL की डायरेक्शन और DL की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में DL क्रॉस B ऊपर। तो अगर बात करें क्या कि अगर ये फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं तो 2T साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू I R डी थीटा इंटू B। देखिए अगर डी थीटा बहुत छोटा है तो साइन डी थीटा बाई 2 लगभग बराबर क्या डी थीटा बाई 2, तो डी थीटा बाई 2 से ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, डी थीटा से उधर डी थीटा कैंसिल हुआ, तो T इक्वल टू आई आर बी। कब, जब साइन डी थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल देन डी थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2 लगभग बराबर डी थीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये फॉर्मेट ऐसा है टेंशन इन ए रिंग जो अपन पहले भी कई बार कर चुके हैं, और बार बार इसको करने का सेम प्रोसीजर होता है कि 2T साइन डी थीटा बाई 2, बस ऊपर आने वाले जो फोर्सेज हैं वो कभी mv²/r होता है, कभी मैग्नेटिक फोर्स होता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मीन्स टेंशन इन ए रिंग का ये जो फिक्स फॉर्मेट है इसमें 2T साइन डी थीटा को ही अपन को बैलेंस करना होता है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज से, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आते हैं। इसको लिख लीजिए। देखिए इस पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम, एंगल थीटा, यहां पर अपन ने एक इनफाइनाइट वायर रख रखा है। ठीक है, या कोई मान लीजिए करंट कैरिंग एलिमेंट रख रखा है, ठीक है, जिसमें करंट किधर आ रही है, बाहर, यानी I, लेंथ कितनी है इसकी L, और मान लेते हैं मास कितना है M। एक करंट एलिमेंट या कोई
सेमी इनफाइनाइट या इनफाइनाइट वायर जैसे भी। तो अगर इनफाइनाइट वायर पूछा जाएगा तो फोर्सेस वगैरह पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। और अगर बात करते हैं कि कोई फाइनाइट वायर है, क्या ILM, करंट I, लेंथ L और मास M, करंट किधर आ रही है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अपन ने दे रखी है इसको V, वर्टिकल डायरेक्शन में। क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B such that wire will be in equilibrium। वायर विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए बात करते हैं क्या, करंट किधर, आपके साइड, मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर। तो करंट आपके साइड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो क्या फोर्स इस साइड बना, मैग्नेटिक फोर्स किस साइड बना, इस साइड। करंट आपके साइड है, फील्ड किधर है, ऊपर के साइड, तो मैग्नेटिक फोर्स इस साइड, IL क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आया है वो हमारे आया इस साइड, ILB। एंगल कितना, थीटा। नीचे एक और कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, देखिए। और इधर क्या जाएगा, नॉर्मल। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अलोंग द इंक्लाइन भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ILB cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, mg अपॉन ILB tan थीटा। क्लियर है बात, कैसे किया। अलोंग द इंक्लाइन फोर्सेस क्या कर दिए, बैलेंस, ठीक है। और इन दोनों के जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, नॉर्मल, मींस नॉर्मल से बैलेंस हो रहे होंगे। ये लिख लीजिए। Now next is rail problem। देखिए कैसे होती है रेल प्रॉब्लम्स, कुछ ILB पे बेस्ड प्रॉब्लम है। बेसिकली ILB पे बेस्ड अपने आप में एक इलस्ट्रेशन है, लेकिन इसको अपन ने नाम दे दिया रेल प्रॉब्लम, क्योंकि रेल टाइप दिखती है। देखिए कैसे, एक मैग्नेटिक फील्ड किस साइड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड, लेकिन इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक बात ध्यान रखिए, ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस। अब देखिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड जा रही है। ऐसे अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से इनसाइड द अर्थ जा रही है। अपन ने क्या करा, जैसे रेल की पटरियां पर आपने देखी होगी वैसे ही कि ये ट्रैक, रेलवे ट्रैक टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने करंट कैरिंग एलिमेंट रख दिया, ठीक है। और आगे के साइड यहां पर एक बैटरी बना दी या सेल, पोटेंशियल कितना V। इस करंट कैरिंग जो ये वायर है, जो कंडक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टिंग है, ट्रैक्स भी कंडक्टिंग है, ठीक है, बट रेजिस्टेंस लेस है। कैसे, रेजिस्टेंस लेस। इसका मास वायर का, ये वायर मास M
लेंथ L, ठीक है, और रेजिस्टेंस R। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। एक बात देखिए, जैसे अपन स्विच ऑन करेंगे, मान लीजिए कि यहां पर पहले ऑफ कर रखा था, जैसे ही स्विच क्लोज किया यहां से करंट फ्लो होना चालू हुई I, वो करंट इसमें जाएगी I, ठीक है। दिस करंट I विल प्रोवाइड्स अ मैग्नेटिक फोर्स टू दिस वायर। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग एलिमेंट बन गया, I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो I करंट की वजह से L क्रॉस B, क्या इस साइड कौन सा फोर्स लगा? I L B, क्योंकि लेंथ कितनी है? L। तो अगर मैं बात करूं क्या कि जो करंट है I विच इज इक्वल टू V बाय R, और इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स I L B, ठीक है। तो I की वैल्यू V अपॉन R रख दें तो ये कितना आया मैग्नेटिक फोर्स अपने पास? V L B बाय R। देखिए V वोल्टेज है, ध्यान रखिए, स्पीड नहीं है। अगर मैं बात करूं तो देखिए आगे रेजिस्टेंस जैसे करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, I रहेगी, L और B कांस्टेंट है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कांस्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, L घट या बढ़ नहीं रही, मैग्नेटिक फोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो फोर्स इज कांस्टेंट। लेकिन ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है इस वायर को, तो मैं एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूं? VLB बाय RM। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी x डिस्टेंस चलने के बाद कितनी स्पीड होगी, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? VDV बाई DX, VLB बाय MR। और अगर किसी टाइम t में स्पीड पूछे तो dV बाई dt यूज कर लीजिए। मीन्स दिस इज रियल प्रॉब्लम इन विच मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इसको लिखिए, फिर इसी में एक और प्रॉब्लम अपन देखते हैं रियल प्रॉब्लम में। अब देखिए अपन ने क्या करा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया। क्या कि देखिए क्या चेंज कर रहे हैं अपन ने क्या करा, इस रेल को कंडक्टिंग लेने के साथ साथ रेजिस्टेंस वाला भी ले लिया, लैम्डा ओम पर मीटर। मतलब कितना रेजिस्टेंस है? लैम्डा ओम पर मीटर। अगर यहाँ 1 मीटर चल जाए तो कितना रेजिस्टेंस अंदर आ जाएगा? लैम्डा इधर और लैम्डा डाउनवर्ड, और इसका खुद का रेजिस्टेंस आ रहा है सही। तो अब बात करते हैं कि V एज ए फंक्शन ऑफ X की। क्या है क्वेश्चन? फाइंड आउट स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ X, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कुछ ट्रेवल करके X यहां पर आ गई, तो ऊपर कितना रेजिस्टेंस इंक्लूड हुआ? लैम्डा X, और नीचे कितना रेजिस्टेंस इंक्लूड हुआ? लैम्डा X। तो जो सर्किट में करंट बनी I इज इक्वल टू V अपॉन 2 लैम्डा X प्लस R। देखिए यहां पर I क्या वेरिएबल है, जैसे जैसे X बढ़ेगा वैसे वैसे करंट कम होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो सर्किट में इंक्लूड होता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो करंट अगर वेरिएबल तो मैग्नेटिक फोर्स भी वेरिएबल, और अगर मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फोर्स अगेन आगे की तरफ ही लग रहा होगा, इट इज इक्वल टू ILB। दैट मीन्स IV अपॉन 2 लैम्डा X प्लस R, IL और B, क्योंकि L और B तो क्या है? कांस्टेंट। तो क्या मैं इसको एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं? V वोल्टेज
2 lambda x plus r एल बी बाय एम। तो अगर मैं से v एज ए फंक्शन ऑफ x पूछा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, v dv बाय dx इज इक्वल टू v 2 lambda x प्लस r एल बी बाय एम विच इज इक्वल टू v dv, ठीक है, इंटीग्रेशन v एल बी बाय एम इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 lambda x प्लस r। लिमिट कहां से कहां तक, स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी, बाद में v, स्टार्टिंग में 0x, बाद में x। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।